साहब नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो अहदेदार हैं उनके पास डोईवाला में। और इनके साथ आज हम बात करनी है कि किसानों का भविष्य क्या है, किसानों की सोच क्या है और किसान है जो आने वाले समय में कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्या मुश्किलें हैं किसानों की। क्योंकि आज जो इस ज़िले के बहुत ही सुलझे हुए जो मेहमान हैं मेरे साथ हैं, सबसे पहले मैं उनके साथ आपकी जान पहचान करा देता हूं। मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं सरदार दलजीत सिंह जी, जो कि इस किसान संयुक्त मोर्चा है जो उसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आगे बैठे हुए हैं सरदार बलबीर सिंह जी डोईवाला, जो कि एक किसान मोर्चा के साथ संबंधित भी हैं और गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके आगे हैं सरदार अरविंदर सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं गुरु नानक सिख वेलफेयर सोसाइटी के। और इस तरफ मैं बात करूं तो मेरे पास बैठे हैं जाहिद अंजुम साहब, जो कि किसान संयुक्त मोर्चा के एक एक्टिव मेंबर हैं और इस इलाके में किसानों के बेटर भविष्य के लिए यत्नशील हैं। उसके लिए चाहे सरकारों के साथ लड़ना हो, चाहे उसके लिए और कुछ चीज़ें करनी हो, सारा कुछ ये कर रहे हैं। और आगे उसके साथ ही हैं याकूब अली साहब जी, जो कि इनके साथ ही इसमें किसान संयुक्त मोर्चा में सारे भाई मेरे मिल के बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सरदार दलजीत सिंह जी से, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय कनाडा भी देखा है। चाहे हमारे जितने भी सरदार दलजीत सिंह जी इंडिया के नेता भी कहते हैं कि हम अपने देश को कनाडा बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, क्योंकि हमारे पंजाब के नेता तो ये कहते थे कि पंजाब कैलिफोर्निया बना देंगे। अब पहले हमें यही बताओ, पंजाब भी जो है किसानी स्टेट है, आप भी उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, क्या हमारा कंट्री कनाडा या कैलिफोर्निया बन गया, या कितने स्टेप अभी हम पीछे? नहीं, इसमें एक चीज़ सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि हमें ना तो कनाडा की तरफ देखना चाहिए ना अमेरिका की तरफ। हमें जो अपने देश की तरक्की करनी है उसके लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि किसान के हक की हो, किसान की समस्याओं को समझती हो। क्योंकि यहाँ पर अगर किसानी की कोई भी समस्या पैदा होती है तो आज भी 70% लोग सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कि इसी के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर हैं। और यहाँ पर सरकार जो 3 काले कानून ला रही है वो उसका जो बेस मुद्दा है वो किसानी के हक में नहीं है, बल्कि वो देश के हक में भी नहीं है। क्योंकि इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा जिससे कि मजदूर सबसे ज़्यादा पिसेगा। क्यों कि अगर ये गन्ना, ये गेहूँ, ये धान अडानी के खजानों में चले जाती है तो वो महंगाई के ऊपर ये सरकार भी काबू नहीं पा सकेगी। इसलिए हमारा जो ऑल इंडिया किसान संयुक्त किसान मोर्चा है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये अपने उत्तराखंड या यूपी में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान पर आज किसान धरने पर है, प्रदर्शनों पर है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को इस वक्त कनाडा ना बनाया जाए, लेकिन इसको एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया जाए। और ये तीनों कानून जो सरकार ला रही है और जिसके लिए किसान इतना, जिसे बोलते हैं ये सख्त तरीके से सैक्रिफाइस कर रहा है, आखिर इसका कोई मतलब है? किसान इसको समझता है, मोदी इसको समझता है, लेकिन वो अडानी, अवानी और कारपोरेट के लिए आगे झुक रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान अच्छा बनाने के लिए हमें कहीं कनाडा या किसी की ज़रूरत नहीं है, इसी को खूबसूरत बनाया जाए। यहाँ की समस्याओं को, खास करके खेती से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं उनको समझा जाए, हल किया जाए और ये कानून, तीनों काले कानून तत्काल निरस्त किए जाएं। इसके साथ ही मैं अब बात करता हूं सरदार बलबीर सिंह जी से।
सरदार बलबीर सिंह जी, ये तीनों कानून जो हम रद्द करवाने की बात कर रहे हैं, इन कानूनों में क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको लगता है कि रियली ये कानून है जो वो हमारे देश को और हमारे देश के किसान को बर्बाद करने वाले हैं? उनसे वैसे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपने कल भी मेरे साथ लाइव शो में 18 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो अभी 18 एक ही समय तो नहीं, मेन पॉइंट है जो वो अब हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि क्या ऐसी बात है जिसके कारण वो 3 कानून हमारे लिए मौत का वारंट साबित हो रहे हैं, और वो कानूनों की थोड़ी सी बात आप ज़रूर कीजिए। जो 3 काले कानून जो सरकार लेके आई है, उसमें जो कमी है, सबसे पहले तो मैं जो पहला कानून है उस प्रिक्योरमेंट का, जो मतलब अनाज पैदा होता है उसको रखना कैसे है, तो उसके ऊपर है जी। उसमें सरकार क्या कहती है कि पहले हमारे देश में 1960 में मंडियां बनी थी, सरकारी मंडियां, जिनको APFC मंडियां कहते हैं। अब सरकार कह रही है कि हमने किसानों को छूट दे दी कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। उसका एक उदाहरण है कि कहीं भी बेचने का मतलब हिंदुस्तान में हम कहाँ पर लेके जाएंगे। एक किसान को तो अगर 25 किलोमीटर भी अपने ट्रैक्टर से लेके जाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और इस वक्त तो और भी ज़्यादा है क्योंकि डीजल का रेट ही आसमान छू रहा है। तो उसमें क्या है कि सरकार ने क्या किया कि एक तो APFC मंडियाँ थी, उन्होंने कहा बाहर एक व्यापारी बिठा दिया कि ये खरीदेगा और ये आपको ज़्यादा रेट देगा। वो क्यों रेट देगा? उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो शुरू में ज़्यादा रेट दे, उसके बाद जब किसान जो उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, व्यापारी के पास, तो मंडियों में जाना बंद हो जाएंगे। मंडियों में एक 6% टैक्स भी लगता है, तो मंडियाँ तो बंद हो जाएंगी। जब वहाँ पर माल ही नहीं जाएगा तो मंडियाँ बंद हो जाएगी। मंडियाँ बंद होने के बाद मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ हिमाचल का। हिमाचल में क्या हुआ कि लोकल व्यापारी 10 रुपये 12 रुपये के हिसाब से सेब खरीदते थे, तो उधर अडानी ने अपना स्टोर बनाया और उसने 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने शुरू कर दिए। जब 1 साल खरीदे, 2 साल खरीदे, तीसरे साल खरीदे, तो जो छोटा व्यापारी था, जो लोकल व्यापारी था, वो तो छोड़ गया क्योंकि वो तो मर गया, वो तो इतने रेट पे नहीं दे सकता था। तो अगले साल उसने 22 रुपये कर दिया। 22 रुपये कर दिया तो जब छोटा व्यापारी बिल्कुल साफ हो गया, तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या करा कि उसका रेट घटा के 9 रुपये किलो कर दिया। अब 9 रुपये किलो में भी वो कह रहा कि तोड़ के मेरे स्टोर में लेके आओ। उसमें तोड़ने का खर्चा और स्टोर तक पहुंचाने का खर्चा वो उसमें और ऐड हो गया। तो उस तरह मतलब अगर ऐसे ही होगा जैसे उसने वहाँ पर करा, तो इसमें भी ऐसे होगा। APFC मंडियाँ बंद हो जाएंगी और जो दूसरा व्यापारी है, मान लिया अडानी, अवानी या और कोई तीसरे बाहर ले भी कोई आ सकता है, जैसे बालमार्ट वगैरह, नेक्सो वगैरह, वो भी आ जाएंगे। तो फिर जब सरकारी मंडियां बंद हो गई तो फिर वो अपनी मर्जी से, उनकी एक मोनोपोली हो जाएगी, वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे। जैसे अभी बिहार में 2006 में ये कानून लागू हुए थे, तो वहाँ पर इतना बुरा हाल हो गया था कि उनकी जो फसलें बिक नहीं थी। जो मक्की का रेट 1850 रुपये क्विंटल सरकार ने तय किया था, वो मक्की वहाँ पर 600 रुपये क्विंटल बिक रही थी। तो अंत में ऐसा हो गया कि बिहार में जो 3 एकड़ का भी काश्तकार था वो खेती छोड़ के मजदूरी करने लगा और पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने आ रहे हैं। जी। तो सरकार चाहती है अगर ऐसा ही होगा तो सारे हिंदुस्तान का यही हाल होगा। ये है हमारा मेन मतलब इस पे कहना कि भाई अगर ये कानून लागू होंगे तो इसमें यही हाल होगा जो बिहार में हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं सरदार अरविंदर सिंह जी के पास। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, थिंकर हैं और एक डिफरेंट तरीके से वीर जी सोचते हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे सीधा सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक पास से हम किसान ना कहें, हम इन सभी को करोड़ों इनका वोट बैंक कहें किसी भी गवर्नमेंट का, और दूसरे पास से 3 या 4 लोग जिसमें नाम ले दें अंबानी, अडानी जिनके नाम चलते हैं, जहाँ 2-4 और ऐसे होंगे
2-4 के पीछे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे प्यारा उसकी कोई चीज़ होती है तो वो वोट बैंक होता है। 4 लोगों की खातर जे 400 करोड़ का जो इनका वोट बैंक है उसको क्यों ये बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? पीछे इसके मामला क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो एक साइड 4 लोग और दूसरी साइड इनके जो है करोड़ों लोगों का इनका वोट है जो वो खराब हो रहा है, पर फिर भी अड़े हुए हैं। क्या बात है इसमें, क्या समझ रहे हो इसको? ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जी ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 200 1000 500 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ 500 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1500 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਾਓ, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮੀ वाली होगी तो फिर तुसी सोच तो गुलाम हो तो फिर गुलाम ही हो तुसी। ठीक। तो दोस्तों ये थे सरदार अरविंदर सिंह जी। अब मैं इस पास से आता हूँ, मेरे दो भाई बैठे हैं, जाहिद अंजुम साहब और याकूब अली साहब। तो सर सबसे पहले तो एक बात है, इस किसान आंदोलन ने जो सबसे बड़ी बात की वो ये किया कि जो हमें इमोशनली हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पे ब्लैकमेलिंग करते थे, क्या वो ब्लैकमेलिंग से कुछ तो हम शायद आज़ाद हुए या नहीं? पहले बात यहाँ से शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं सबसे पहले मैं जाहिद अंजुम अखिल भारतीय किसान सभा से जी। और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला की ओर से आप पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरान से मिलने के लिए डोईवाला तशरीफ लाए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसकी मूल विचार है, वो जातियों में, बिरादरियों में, धर्मों में बांटकर राजनीति करने की है। किसान आंदोलन अखिल भारतीय पैमाने पर भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन के चलते जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि किसान का बेटा किसानी से बहुत दूर जा रहा था, क्योंकि सरकार की पॉलिसी में, सरकार की नीयत में किसान और किसानी प्राथमिकता में थे ही नहीं, ना अब है। और ये लगातार पूरी दुनिया के अंदर किसानी घाटे का सौदा बनती जा रही है। इस वजह से किसान का बेटा किसानी से बहुत दूर चला गया था। इस किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो मैं समझता हूँ, वो ये कि किसान का बेटा किसानी के लिए और अपने खेत और खलियान में काम करने के लिए वापस आया है। और वो आज गर्व से कह रहा है, जो किसान का बेटा स्कूल, कॉलेज और व्यापार और मार्केट में ये बताते हुए शर्म महसूस करता था कि मैं किसान का बेटा हूँ, इस किसान आंदोलन के चलने के बाद वो गर्व से महसूस कर रहा है और वो फक्र से कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ। एक तो ये बात, किसान आंदोलन के चलते हिंदू, मुस्लिम, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान एक हुए हैं। मैं समझता हूँ इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। जी जी, क्योंकि अभी तक जो हमारे समाज को बांटा गया था, क्योंकि एक अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और वो पॉलिसी हमारे भारत ने के जो राजनेता हैं उन्होंने अपनाई रखी। क्योंकि इसके बारे में मैं एक बात हमारे दर्शकों को भी बतानी चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो रजनीश ओशो ने लिखी है, उसका नाम है पंडित, पुरोहित और राजनेता, मानव जाति के शोषक। ये उस पुस्तक का नाम है। उसमें उन्होंने यही बताया कि ये लोग अपने स्वार्थ की खातिर कैसे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कैसे नफ़रत फैलाते हैं, कैसे हिंसा फैलाते हैं, उसमें हम लोग बंधे हुए थे। अब मैं दूसरा सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक जो इस तरफ का किसान है, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब का सारा किसान सिख है, तो उधर तो एक और भी चीज़ आती है कि ये कहा जाता है, वैसे सच्चाई नहीं, कि पंजाब का किसान बहुत अमीर है, जबकि पंजाब का किसान अमीर नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो किसान है, क्या वो अमीर है, जहाँ वो भी जस्ट सरवाइव कर रहा है, तो सरकारों को लग रहा है कि सिर्फ अभी ये रोटी खा रहा है तो इसको हटाना है। इधर के किसान की आर्थिक सिचुएशन क्या है और उसको सरकार क्या बनाना चाहती है? बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, यूपी नहीं, पूरे भारत का किसान, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरे विश्व का किसान रिच नहीं है जी, वो मालदार नहीं है, और उसकी समस्याएं एक जैसी हैं जी, उनके रूप अलग अलग हैं। जो किसान, पंजाब के किसान को कहा जाता है कि वो बड़ा रिच किसान है, या उत्तराखंड के किसान को भी कहा जा रहा है वो बड़ा मालदार है, तो मैं समझता हूँ कि वो मालदार नहीं है, बल्कि वो उसका बेटा किसानी से दूर जा रहा था और अब किसान को अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा। किसान को खेत बेचने के लिए मजबूर किया गया। खेत बेचकर जो दौलत आई है उससे उसने अपना घर, मकान और गाड़ी जोड़ी है, जिससे वो लगता है कि वो मालदार है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना वो किसान पंजाब का मालदार है, ना वो हरियाणा का मालदार है, ना यूपी का मालदार है, और ना पूरे हिंदुस्तान का किसान मालदार है, बल्कि पूरे देश के किसानों की एक ही समस्या है, और वो समस्या ये है कि उसका जो खेती है, जो उसकी किसानी है, जो उसका उत्पादन है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उत्पादन है। जैसे पंजाब में जो है गेहूँ और चावल है, यूपी में गन्ना है, साउथ में दूसरी चीज़ें हैं, और राजस्थान में तिलहन है, वगैरह वगैरह। उनकी एक ही बड़ी डिमांड है, अगर वो पूरी हो जाए कि उसको एमएसपी मिल जाए, उसकी खेती का बीमा हो जाए, उसको माफियों के कर्जों से मुक्त कर दिया जाए। बल्कि मेरी तो आपके मंच के माध्यम से एक बड़ी डिमांड है कि भारत के किसानों को अपनी मांगों में ये मांग भी जोड़नी चाहिए कि कृषक बैंक स्थापित होने चाहिए।
जो उसको नो इंटरेस्ट पे जो है लोन करे, तो मैं समझता हूँ कि उसको एमएसपी की गारंटी मिल जाए और फसलों की बीमे की गारंटी मिल जाए, ये तीनों कानून हट जाएं और किसान की समस्याओं का समाधान मैं यही की समझता हूँ कि जो भी सरकार आए वो किसान और किसानी को अपनी प्राथमिकता में लाए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी गरीबी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अब बात करेंगे हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे विचार रखने वाले हैं हमारे भाई याकूब अली साहब। याकूब अली साहब, आप भी किसानों में रहते हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, और जो गांव में रहने वाला किसान है आपस में उनका अब एकता कैसी लगती है? आपको क्या लगता है कि एक किसान के साथ जो हो रहा है, जहाँ ये जो हमारी लड़ाई है गवर्नमेंट के साथ, ये कितना और चलेगी? जाए इसमें हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? क्योंकि एक देर को तो एक ना एक दिन जीत हार होती है किसी भी जगह पे। अब ये जीत हार की साइड दोनों साइडां बढ़ रही ने, अब आगे का क्या रहेगा इसके बारे में मैं इस संघर्ष का फ्यूचर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रभाव हैं, जो गांव में उत्साह मिलता है किसानों में, मेरे ख्याल में क्या आप ये बता सकते हैं बेटर, क्या अब सारे किसान एक मुठ, एकजुट, एक मत हैं, जहां अभी नहीं, जहां कहां तक ये जाएंगे? जी सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं अखिल भारतीय किसान सभा डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी याकूब अली, और सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आप हमारे बीच में आए, हमारी समस्या को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो ज़रूर हमसे कोई ना कोई बात ये आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जैसे कि आपने सवाल किया, सबसे पहले मैं जाता हूं इसके पीछे कि जैसे कि हम सब जानते हैं 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए और उन्होंने ये वादा किया कि हम काला धन विदेशों से लेकर आएंगे और यूपी का जो भ्रष्टाचार था उसे ख़त्म करेंगे। हम देखते हैं कि 2014 से यूपी इस गवर्नमेंट के आने के बाद फिर एक 5 साल सरकार चली, फिर दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन वो काला धन नहीं आया और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बल्कि वो काला धन बढ़ता चला गया और वो भ्रष्टाचार भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो नवरत्न थे, जो 1947 से आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने बनाए हैं, वो आज धीरे धीरे सब इस सरकार ने बेच दिए। और जब इस सरकार ने सोचा कि खेती एक ऐसा जरिया है जहाँ पर अब हम अपनी एक बेचने की तरफ जाएं, और ये 3 काले कानून उस हालत में लाए जब देश के अंदर कोविड की महामारी चल रही थी, और बैकडोर से इस कानून को लेकर आकर हमारे किसानों के ऊपर कुठाराघात किया। आज देश का किसान 8 महीने से हमारी देश की सरहदों पर आंदोलित है। कई 100 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार की बहंगी गूंगी सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं है। और किसानों की हरदर्मिता, किसानों के साथ में हरदर्मिता जो अपना रखी, उससे सब किसान बहुत बेहताशा नाराज है सरकार से। अब सवाल इस बात का आता है कि आने वाला वक्त क्या है, ये सरकार इन कानूनों को वापस लेगी या नहीं लेगी? तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि शायद ये सरकार ये कानून तो वापस नहीं लेगी, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि पूरा हिंदुस्तान का जिस तरह किसान मजदूर एकजुट हुआ है, आज हम इस तरफ जा रहे हैं कि सरकार भले ही कानून ना वापस ले, लेकिन हम सरकार को ज़रूर अबदस्त करेंगे। और आने वाले टाइम में ये सरकार जाएगी तो कानून ज़रूर वापस होंगे, और जब कानून वापस होंगे तो शायद वो किसानों की सरकार होगी और किसान उसमें अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेगा। ऐसी हमें ये उम्मीद है। जी, थैंक यू जी। अब मैं लास्ट में आता हूं, क्योंकि हमारा जो समय है वो इजाज़त नहीं देता इसके आगे ज़्यादा डिस्कशन बढ़ाने की। तो चलते चलते मैं कुछ बातें सरदार दलजीत सिंह जी से करना चाहता हूं। सर, एक तो ये हमारा मुद्दा है कि हम लोग ये कानून वापस कराएं। क्या अकेले कानून वापस होने से ही किसान का भला हो जाएगा, या किसान के भले के लिए हमें और भी कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य है जो, वो क्या इतने में ब्राइट हो जाएगा जहाँ उसके लिए और कुछ करने की हमें ज़रूरत है? क्योंकि साइड बिजनेस होए जहाँ और कई चीज़ें, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमारे यूथ
को आने वाले समय में रोटी खाने को कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल समुच्चे भारतीय लोगों के आगे खड़ा हुआ। सरदार साहब, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी दूर से आके हमारे विचार सुनने के लिए हमारे छोटे से नगर डोईवाला में आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो आपकी जितनी विचारधारा है मैं उसके साथ सहमत हूं, और आप उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं इसकी आपको दोबारा फिर बधाई देता हूं। ये समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारी समस्या तीनों कानून वापस होने से नहीं पूरी होगी, क्योंकि मैं हर एक जगह कहता हूँ कि अगर किसान विरोधी सरकार सत्ता में रहती है, वो ये कानून वापस लेने के बाद भी किसानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के और कानून ला सकती है। हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें वो सरकार चाहिए जो कि किसान पक्षी हो और ये समझे कि हमने किसानी को एक उन्नत पेशा बनाना है। ये बनिया सरकार है और व्यापारियों के साथ खेलती है, और व्यापारी और किसान की हमेशा दुश्मनी ही रही है। व्यापारी हर वक्त ये कोशिश करता है कि मैं किसान को लूटूं, कम से कम दाम दूं, और ये जो उसकी भावना होती है, और किसान एक ऐसा मजबूर चीज़ है, उसके पास पैसा नहीं होता, और वो मजबूर होकर के बहुत सी दफ़ा अपनी चीज़ें बहुत ही सस्ते भाव पर फेंक देता है। इसी को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया। वो आयोग ने ये अच्छी तरह से देखा कि किसानों की लूट किस तरह से हो रही है, और उसके बाद एक फार्मूला निकाल करके एक सरकार को रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट माना जाता है। वो यहाँ तक कि बहुत अच्छी किसानों के लिए रिपोर्ट थी, पर कांग्रेस खुद भी इसको लागू ना कर पाई, और उसके बाद अब आगे जो स्टेप बढ़ा, तो जो इस वक्त मोदी सरकार, या मैं उसको कहूँगा बीजेपी सरकार ने उसको वैसे ही खारिज कर दिया। ये हमारे किसानी के लिए सबसे बड़ी मौत का एक संदेश बनता है। इसमें गरीब, मजदूर और हिंदुस्तान के सर्वहारा सभी शामिल हैं, जिनके ऊपर भी ये प्रभाव डालेगा, और हमारी देश की मंडी, जो भी हमारा मतलब ये है लेन देन, इसको प्रभावित करेगा। गरीबी बढ़ेगी, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ, जब तक हम सेंटर पे सरकार नहीं बदलते तब तक हमारा हल नहीं है। और अगर ये बदल गया, भविष्य में कैसी सरकार बनती है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये चिंता का विषय है कि भविष्य के बारे में हम सोचें। जैसे सरदार साहब ने ये मिशन बनाया है, हम बहुत कम ध्यान देते हैं इस तरफ, तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसके कानून बदलने के लिए बच्चों के भविष्य के लिए टेक्निकल कॉलेज, स्कूल की अच्छी तालीम का एक जरिया बनाया जाए। हर छोटे सेंटर में उनके लिए ट्रेनिंग कॉलेज बने, ताकि विदेश की तरह बच्चे पढ़ लिख करके आवारा ना घूमें, कारोबार ढूंढें और अच्छे पैसे कमाएं। मैं सरदार साहब का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास सरदार अरविंदर सिंह जी, सरदार बलबीर सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, जाहिद अंजम साहब और याकूब अली साहब। और आज इन्होंने हमें किसानों के पक्ष में कैसे हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस विषय पर बहुत ही बढ़िया बातें हैं जो वो बताई, और आशा करते हैं और उस प्रभु के चरणों में यही हमारी अरदास है, प्रार्थना है कि वाहिगुरु इनको हर मैदान में फतेह बख्शे, और ये जो किसान मोर्चा चल रहा है इसमें किसानों का जो ब्राइट फ्यूचर है वो ज़रूर होवे। और इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।